व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग साइंस के नए अध्याय जिसमें जानेंगे मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे तथा उससे रिलेटेड जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन सभी पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग पहला प्रश्न 213 से देखेंगे, बाकी शेष हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे। तो 213 में कर रहा पहला प्रश्न 213 का, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन एक सही है? सही के बारे में बताना है। पहला है सभी धमनियाँ ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है। बी में है सभी शिराएँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। सी में है फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है। और 4 में है फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनी ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, जो फुफ्फुस धमनी होगा उसके अलावा बाकी सभी धमनियाँ जो है ऑक्सीजन जनित रुधिर को ले जाती है। अब हम लोग जानेंगे कि फुफ्फुस धमनी और धमनी में क्या अंतर है, वो कहाँ पाया जाता है, किस जगह उसकी स्थिति रहती है, शरीर में उसका क्या योगदान रहता है। तो जो हृदय होता है, आपको पता होगा जो मनुष्य का हृदय है वह 4 चैम्बर में बना हुआ है। ऊपर को अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय के रूप में जानते हैं हम लोग। इसी से क्या होता है, हृदय में 2 प्रमुख धमनियां निकली होती है, जिसे हम लोग पहला को फुफ्फुस धमनियां कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी करते हैं, और दूसरा हम लोग महाधमनी जिसे अरोटा कहते हैं, जो सबसे बड़ी धमनी होता है। जो फुफ्फुस धमनी होता है वह क्या होता है, यह धमनी जो होता है हृदय के दाएं निलय से, यानी ऊपर वाला भाग तो अलिंद कहलाता है और नीचे वाला निलय, तो दायां निलय से क्या होती है, जुड़ी होती है, जो आगे चलकर फिर क्या हो जाती है, यह 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। यद्यपि धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। अगर ऐसे बात की जाए, जो धमनियाँ होता है उसमें जो शुद्ध रुधिर होता है, यानी ऑक्सीजन जनित रुधिर वह परंतु जो फुफ्फुस धमनियाँ होती है उसमें क्या हो जाता है, इसका अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या है, यह अशुद्ध रुधिर को फेफड़े तक ले जाती है, फिर फेफड़ा उसको प्यूरिफायर करता है। दूसरा में हम लोग देखे थे कि एक था फुफ्फुस धमनी और दूसरा महाधमनी, इसे अरोटा कहते थे। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी के रूप में अरोटा धमनी को जाना जाता। प्रश्न यह भी देखने को मिल जाता, यह धमनी हृदय के बाएं सिरे से, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि जो यह हृदय के दाएं से, ये जो दाएं सिरे से है कौन, यह था आपको हम लोग चर्चा किए फुफ्फुस धमनियाँ, और ये बायां निलय से जो निकलती है वह महाधमनियाँ निकलती है, जो ऑक्सीजन जनित यानी कि शुद्ध रुधिर को ले जाती है। यह धमनी हृदय के बाएं निलय से निकलकर मुड़ती हुई बच के अंत तक जाती है, और यही जो यह मोड़ होता है वह महाधमनी चाप कहलाती। महाधमनी आगे अन्य शाखाओं में फिर आप देखेंगे कि यही जो मेन धमनियाँ होगा छोटे छोटे धनाओं में किसी कत्तु के रूप में सभी शरीर में यह फैल जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कि जो चारों प्रश्न में चर्चा किया गया है, यहाँ ऑक्सीजनित रुधिर और बी ऑक्सीजनित, तो क्या हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर को ले जाती है। प्रश्न यह भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न 214 में हम लोग देखेंगे कांड्रा यानी कि टेंडर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। टेंडर आप सीडीपीओ का भी एग्जाम देखें और फिर अन्य एसएससी का एग्जाम देखें, उसमें इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाता है। लेकिन इस प्रश्न में पढ़िए ऑप्शन काफ़ी कन्फ्यूजन है। पहला करा हड्डी से हड्डी तक, पेशी को हड्डी तक और हड्डी से पेशी तक। जनरली 2 आप याद रखते हुए, एक टेंडर और लिगमेंट। जो टेंडर होता है वो हड्डी को पेशी से जुड़ता है और लिगमेंट होता है हड्डी को हड्डी से, यानी कि अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। तो अब यहाँ पे बताइए, अगर आप सिर्फ यह आपको पता हो कि जो कांड्रा होता है वह पेशी से हड्डी को जोड़ता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा, एक पेशी को हड्डी से भी आ रहा है, एक हड्डी को भी पेशी से, ये दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूजन करेंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए जो कांड्रा होता है वह अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, यानी अस्थि से, हमेशा अस्थि से ही जोड़ेगा, अस्थि से उसको मांसपेशियों को जोड़ेगा। तो जिसमें अस्थि से लगा रहेगा उस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत होगा और ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो क्या हो जाएगा, अस्थि को पेशी से, अस्थि से क्या हो जाएगा, पेशी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 215 में मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कह रहा शरीर के उत्तेजना से। अपटू ग्रंथि, अंगनाशय ग्रंथि, अधिवृक्क और पृष्ठ। तो अपटू ग्रंथि कोई थायराइड ग्रंथि के रूप में भी है, जानते आगे हम लोग देखेंगे। इसी में जो अपटू ग्रंथि में जो होगा, यह जो शंक्वाकार होगा, इसमें आप देखेंगे कि लाल लाल रक्त की कणिकाएँ होगी, जिसको प्राप्टू ग्रंथि भी करेंगे, जो आगे हम लोग देखेंगे प्राप्टू ग्रंथि के बारे में। तो ये अपटू ग्रंथि है। उसके बाद अंगनाशय है, अंगनाशय की चर्चा हम लोग किए हैं। ये अंगनाशय क्या होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यह सी आकार की, जैसे ही ग्रसनी होती है, ग्रसनी से जुड़ा होता है, सी आकार का यहाँ पर ये अंगनाशय बना होता है, जिसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम का स्रावक होगा। जो आप देखेंगे कि ट्रिप्सिन पे प्रोटीन के, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के, लाइपेज बसा के
क्या होगा, पाचन में मदद करेगा। उसके बाद है अधिवृक्क ग्रंथि, इसी को हम लोग एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। तो यह एड्रीनल ग्रंथि कैसा होता है, यह अर्धचंद्राकार और अर्धवृत्तीयाकार होता है। यह जो किडनी होता है ना, इस किडनी के ऊपर आप देखेंगे तो क्या होगा, ये एड्रीनल ग्रंथि की स्थिति होती है। तो यह ध्यान में रखिएगा, यह जस्ट किडनी को हम लोग गुर्दा भी कहते हैं और वृक्क भी कहते हैं, तो उसी के ऊपर अवस्थित होता है। यह अर्धचंद्राकार और वृत्ताकार के रूप में इस तरह से होता है। अब इसके बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदरूनी भाग को मॉड्यूला कहते हैं। ये दो भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। बाहरी को कॉर्टेक्स, अंदर को मेड्यूला करते हैं। और जो वो बाहरी भाग होता है वह मुख्यतः 3 भागों से बना होता है। पहला क्या भाग होता है, वह होता है ये खनिज लवण स्त्रावित हार्मोन, ग्लूकोज स्त्रावित हार्मोन, लिंग हार्मोन, जिसमें देखेंगे कि एस्ट्रोजोन, ये सभी जो होंगे, एस्ट्रोजोन जो नर हार्मोन होगा, एड्रीनल होगा। उसके बाद जो ये मादा हार्मोन ईस्ट्रोजोन होगा। तो ये दोनों एड्रोजोन और ईस्ट्रोजोन दोनों इससे स्त्रावित होगा, किससे, लिंग हार्मोन से। फिर मॉड्यूला होगा, मॉड्यूला मुख्यतः जो होगा वह क्या होगा, वह आंतरिक भाग कहलाएगा। किसका, वह आंतरिक भाग कहलाएगा अधिवृक्क ग्रंथियां के आंतरिक भाग, जो एड्रेनिल और नॉर एड्रेनिल से बना होगा। यह एड्रेनिल ग्रंथि का 10% भाग होता है। तो वही कह रहा, उत्तेजना से जो संबंधित है वह हो जाएगा एड्रेनल ग्रंथि। इसी एड्रेनल ग्रंथि में लिंग हार्मोन भी आता है। फिर आप देखेंगे कि मॉड्यूला के अंतर्गत में जो इमरजेंसी हार्मोन, डर, तनाव, मानसिक तनाव में वो ऑटोमेटिक क्या होता है, स्त्रावित होता है। तो ध्यान में रखिएगा। ये पीयूष ग्रंथि आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अंतःस्त्रावी ग्रंथि होने के साथ साथ में क्या करती है, यह अन्य अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करने का भी काम करती है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, हुआ हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क ग्रंथियाँ, जिसमें से हम लोगों ने जाना कि यह 2 भाग, जो बाहरी भाग कॉर्टेक्स होता है, अंतरिक भाग मॉड्यूला होता है। बाहरी भाग जिसमें एक खनिज नियंत्रक हार्मोन होता है जिसको मिनरेलो कार्टियोकार्ड्स कहते हैं, और जो ग्लूकोज नियंत्रक होता है उसको ग्लूकोकार्टियोकार्ड्स कहते हैं। लिंग हार्मोन में हम लोग देख ही लिए, एड्रीनल से स्त्रावित होता है हार्मोन, जो उसको क्या कहते हैं, गोनेडोकार्टियोकाइड्स कहते हैं। इसमें नरलिंग हार्मोन एंड्रोजोन और स्त्रीलिंग हार्मोन ईस्ट्रोजोन, तो एंड्रो और ईस्ट्रो 2 होता है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे 216 में, आदमी के कंठ के किस भाग को अप टू ऊर्ध्व एडम्स एपल कहते हैं, यानी कि अप टू ऊर्ध्ववत एडम्स एपल। देखिए एडम्स एपल अप टू जो थायराइड ग्रंथि होती है उसी को कहता है। इस ऑप्शन में ग्रसनी है, क्रिकोइड उपास्थि है, कंठ है और थायराइड उपस्थिति। किसको कहा जाता है, एप्पल, एडम्स एपल। देखिए एडम्स एपल वही जो कंठ होता है ना, जो निकला सा भाग, अगर आप गर्दन में देखते हो किसी का स्पष्ट रूप से निकला हुआ दिखता है, किसी का निकला हुआ नहीं रहता है, तो वही जो भाग होता है वह एडम्स एपल कहलाता है। तो थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो एडम्स एपल है वह क्या है, थायराइड उपास्थि द्वारा बनाया जाता है। ये थायराइड उपास्थि श्वास नली के ऊपर, जो श्वास जो गर्दन होता है, जो आप देखते होंगे थोड़ा सा इस प्रकार से होता है, वह श्वास नली के ऊपर और स्वर यंत्र के आंतरिक भाग में इसकी उपस्थिति होती है। तो यह ध्यान में रखिएगा, थायराइड उपस्थिति हो जाएगा। नेक्स्ट 17 में देखते हैं, मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का मस्तिष्क का वजन होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वो 1300 से 1400 ग्राम के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 1 ही है कि 1350 उन दोनों के बीच में है, 1350 ग्राम। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर का सबसे लंबी अस्थि, अस्थि का मतलब हड्डी भी होता है, तो सबसे लंबी अस्थि बात की जाए, ऑप्शन में अंतःप्रकोष्ठिका, अंतर्जंघिका, प्रगांडिका, उरुअस्थि। काफ़ी सबका हिंदी लिखा हुआ है, शायद आप इंग्लिश देखेंगे तो स्पष्ट समझ देगा। उरुअस्थि को हम लोग फीमर भी कहते हैं। तो आपको पता होगा कि मानव शरीर का सबसे लंबा जो ग्रंथि है वह फीमर होता है, जो जांग के पास में होता है। ठीक उसके नीचे आप देखेंगे फेबुला और टिबिया नामक 2 पाया जाता है। वो और उसके जो कैप आकार का उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो फीमर के नीचे जो कैप आकार का होता है, उस स्थिति में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पैटेला कहते थे ना, पैटेला होता था जो गोलाकार होता था, जिसे हम लोग घुटना भी कहते हैं ना। उसी के नीचे फेबुला और टिबिया पाया जाएगा। फेबुला को हम लोग और भी अन्य नाम से जानेंगे, क्या चीज़ से नाम जानेंगे, बहिर्जांघिका, जो अंतर्जांघिका है तो यह टिबिया हो जाएगा। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपको हिंदी सिर्फ पूछे आप समझ नहीं पाए। तो टिबिया को अंतर्जंघिका और बहिर्जंघिका को फीबिया को कहते हैं, जो क्या होगा, फीमर के नीचे जो 2 हड्डियाँ होगी पैर की वो कहलाएगी। और अंतःप्रकोष्ठिका आप देखेंगे बाएं की जो सबसे ऊपरी हड्डियाँ होगी, जिसे बहु होगा, जो ह्यूमरस से बना होगा, है ना। ह्यूमरस के नीचे जो कलाई की हड्डी, हाथ की हड्डी होगी, एक प्रबाहु और अल्ना होता है। जो प्रबाहु होता है उसको हम लोग बहिर्कोष्ठिका, जो प्रबाहु में होता है 2 मुख्य हड्डियाँ होती है, एक रेडियस होता है और अल्ना होता है। रेडियस के बाहर प्रकोष्ठिका और अल्ना को अंतःप्रकोष्ठिका। तो यहाँ पर सिर्फ पूछा सबसे लंबी अस्थि, तो उरुअस्थि हो जाएगा। आप माइंड में उठा होगा प्रगंडिका क्या है, तो प्रगंडिका जो कंधे का जो निर्माण होता है ना, कंधे के निर्माण में मुख्यतः 3 पसलियों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है।
और वही तीनों पसलियों को जो जो आपस में जुड़ती है वो प्रगंडिका कहलाती है। तो नेक्स्ट हम लोग 219 में देखेंगे, मुख्यतः इसकी किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दबाव के अंतर्गत भी बिना कुचले रह सकता है। यानी कि क्या परिस्थिति होती है, क्या मौजूद होता है शरीर में जिसके कारण हम वायुमंडलीय दाब को क्या करते हैं, बर्दाश्त कर पाते हैं, रह पाते हैं। कर हम मजबूत कंकालीय प्रणाली होने के कारण, कोशिकाओं में तरल होने के कारण, दृढ़ इच्छा शक्ति होने के कारण, कि दृढ़ पेशीय विन्यास होने के कारण। तो सबसे पर्याप्त है कि हम उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचले हुए रह सकते हैं। कोशिकाओं में तरल पदार्थ होने के कारण वह क्या करता है, इसके साथ में ठीक से कोऑर्डिनेट कर पाता है और हम कोई तरह का क्या होता है, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट देखेंगे 220 में, मानव शरीर का तापमान क्या होता है, वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो देखिए यहाँ स्पष्ट दिया है 98.4, 98.8, यानी यह स्पष्ट रूप से जानना ही चाह रहा है कि वह एग्जैक्ट क्या होता है मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है। तो 96 तो आप डी भी मार सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिएगा 221 में, आँखों के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है। कह रहा है कि जो आँख में रेटिना होता है, और आपको यह पता होना चाहिए, हम लोग चर्चा कर चुके हैं फिजिक्स में भी, जो आँख का स्ट्रक्चर होता है उसमें मुख्यतः किस प्रकार से कॉर्निया होता है। जो आँख कॉर्निया का यही होता है, जब क्या हो जाता है, किसी को मोतियाबिंद होता है तो जो धुंधला पर आता है तो कॉर्निया ही चेंज किया जाता है। जो आँख जो हम लोग बोलते हैं ना नेत्रदान, तो कॉर्निया का ही दान होता है, जो सबसे बाहरी परत स्वच्छ मंडल होता है ना, जिसपे मतलब जो नेत्र को क्या करता है, चिकनाहट प्रदान करता है, बाहरी आघात से भी बचाता है। और फिर उसके बाद आइरिस होता है, जिस तरह से हम लोग देखे थे, आइरिस जो क्या होता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जिसको आइरिस को परितारका कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश तेज पड़ता है तो यह क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और जब प्रकाश कम होता है तो यह प्रकाश को फैल जाता है, जिसके कारण वो प्रकाश को नियंत्रण इस तरह से करता है, फैला और सिकुड़ कर उसके त्रिज्या को कम और ज़्यादा करता है। किसको, प्यूपिल को। प्यूपिल जो वलयाकार का बना होता है, रिक्त होता है। फिर अभिनेत्र लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस हम लोग देखे थे जो क्या होता है, लचीला और मुलायम पदार्थों से बना होता है। उत्तल लेंस की भांति जो कार्य करता है, वह प्रतिबिंब को वास्तविक का उल्टा बनाता है। तो ये हम लोग आँख के बारे में चर्चा किए थे। तो उसी का प्रश्न एक आ गया कि रेटिना को परंपरागत कैमरा का क्या चीज़ के भांति काम करता हुआ, फिल्म लेंस शटर। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, फिल्म की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे, रक्त जमने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न। देखिए, रक्त के जमने में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्लेटलेट्स, ये सभी की भूमिका होती है। क्या प्रोथ्रोम्बिन की चर्चा हुई? नहीं। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन का निर्माण करता, फिर थ्रोम्बिन जालीदार वहाँ पर निर्माण करता, किसकी उपस्थिति में, वह कैल्शियम की उपस्थिति में इस प्रकार की संरचना को बनाता है। तो वह हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। अगर थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन होता या प्लेटलेट्स होता तो हम लोग विचार करते, क्योंकि इन सभी का रक्त को जमने में योगदान होता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। पहले घायल ऊतक और प्लेटलेट्स जो होता है थ्रोम्बिनेज छोड़ता है, थ्रोम्बिनेज एक छोड़ता है, और जो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तन कर देता है। उसके बाद क्या होता है, थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, फाइब्रोबिन, उसको फाइब्रोबिन कहा जाता है, और फाइब्रोबिन घाव पर क्या हो जाता है, जैसे ही एक जालीनुमा संरचना को नेटवर्क तैयार करने लगता है और सीरम को निचोड़कर वो थक्का कर देता है। ये स्थिति होती है जमने की। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में निरन का अर्थ होता है उपवास, यानी खाली पेट, फास्टिंग। रुधिर शर्करा का 100 मिलीमीटर रुधिर क्या होता है, यानी कि जो कह रहा है कि जो मनुष्य में सामान्य जो शर्करा का स्तर होता है क्या होता है। देखिए, जो सामान्य शर्करा का स्तर होता है वह देखा गया है 79 से 110 मिलीग्राम के बीच में, डेसीलीटर के बीच में देखा गया। तो आप मार सकते हैं 80 से 100 मिलीग्राम डेसीलीटर के बीच में, एवरेज 100 मिलीग्राम आप कह सकते हैं, वही 79 से 110। फिर उसके बाद अगर खाने के बाद, ये तो फास्टिंग का समय है ना, अगर आप नॉर्मल में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है रुधिर शर्करा, यानी कि फास्टिंग की स्थिति में। तो फास्टिंग की स्थिति में 80-100 ये बिल्कुल सही है। और अगर आप नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो वही 100 मिलीग्राम डेसीलीटर है ना, डीएल भी लिखा रह सकता है डेसीलीटर है ना, क्योंकि इसका जो है यह जो पद्धति है मापने का यह अमेरिकन है, और अदर जगह पे क्या है मिलीमोल लीटर के रूप में भी मापा जाता है। तो मिलीमोल क्या हो जाता है, 1 मिलीमोल बराबर 18 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है। तो हो सकता है इससे कम भी रहे, 1 पॉइंट जैसे 3.6, 3.5 इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यह ध्यान में रखिएगा, तो कैलकुलेट भी कर लीजिएगा। तो ये हो गया। अगर खाने के जस्ट बाद देखा जाए तो उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। तो ये स्थिति को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या हो जाती है। अब काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्या कोशिकाएं की आकार बढ़ जाती है, कोशिकाएं की आकार छोटी हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है, संख्या घट जाती है। तो शायद आप इस प्रश्न को देखते होंगे पहले नज़र में, तो आपको तो संख्या से रिलेटेड इसमें आपके माइंड में नहीं आता, वो डायरेक्ट या तो आकार बढ़ने या
घटने की माइंड में सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कि क्या होता है, जब हम अच्छी ऊंचाई पे जाते हैं तो आपको पता होगा क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन लेकर जाया जाता है, क्योंकि दबाव कम जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम जाती है, जिसके कारण श्वास लेने में दिक्कत होती है। अब क्या हो जाता है, आपको यह पता होना चाहिए कि जो ब्लड होता है, आरबीसी तैयार कहाँ होता है, वह अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहाँ, वह अस्थि में होता है, खासकर जहाँ पे जो लंबी अस्थियाँ होती हैं वहाँ पे होता है। अब क्या हो जाता है कि जैसे ही क्या होता है, दबाव कम हो जाता है ऊंचाई पर जाने पर, तो दबाव कम होने के कारण ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। जब ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए अस्थि मज्जा वहाँ से क्या करता, आरबीसी को भेजता, और आरबीसी क्या करता, अपने साथ वह जो होता है वह हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर परिवहन के रूप में उसका कार्य करता। तब उसकी संख्या क्या करने लगती, उस दबाव को मेंटेन करने के लिए, सामान्य रखने के लिए काफ़ी मात्रा में क्या होता है, वह बोला जाता है कि अस्थि मज्जा विषम परिस्थिति में अपने से 7 से 8 गुना वो ज़्यादा क्या कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है उस परिस्थिति में। तो वह क्या करती है, वह रेड ब्लड सेल को, यानी संख्या उसकी लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में बढ़ाने लगती है। तो वह संख्या बढ़ जाएगा, ना कि उसके आकार में बढ़ेगा या छोटा होगा। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। अब जब संख्या बढ़ेगा तो परिस्थिति एक यह भी बन जाता है कि जब दबाव अधिक होता है तो जो रेड कणिकाएँ होती हैं ना, उसका जो त्रिज्या होता है ना, वो कम होता है, यह भी हो जाता है। तो त्रिज्या की तो चर्चा नहीं हुई, आगे एक प्रश्न देखने को मिलेगा। 225 में देखिए, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था ऊपर हम लोगों ने शर्करा की मात्रा होती है, और शर्करा के बारे में अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि इसको कंट्रोल इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पित्त स्त्राव से स्त्रावित होता है, और वह उसको क्या करता है, ग्लाइकोनेज मतलब ग्लाइकोजोन में परिवर्तन कर देता है। फिर वो ग्लाइकोजोन, आप लोग को यह भी पता होगा कि विषम परिस्थिति में वह क्या करता है, वह टूटकर फिर से वो शर्करा प्रदान करता है। तो पित्ताशय होता है, वह यकृत के नीचे होता है, वही पित्त रस को स्त्रावित करता है। तो वही जो होता है ग्लूकोज यकृत कोशिकाओं, जो यकृत कोशिकाएं होती है, वैसे वही इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लाइकोजेन में परिवर्तन कर देती है, जो यकृत तथा पेशियों में संचित हो जाती है। कौन, ये इंसुलिन, यानी कि जो शर्करा होता है ना, शर्करा हो। तो आप ध्यान में रखिएगा, जिसको ग्लाइकोजिनोलिसिस भी कहा जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, एक ग्लाइकोजिनेसिस और एक ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो जिनेसिस और जिनोलिसिस, जिनेसिस में क्या हो जाता है कि इंसुलिन उसको शर्करा को क्या करता है, उसको ग्लाइकोजोन में परिवर्तित कर देता है, और जिनोलिसिस में फिर वो ग्लूकोज क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर जो ग्लाइकोजेनेन में परिवर्तन हुआ था, वो ग्लूकोज की आपूर्ति को समान बनाए रखने के लिए ग्लूकोजेन पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ये हम लोग चर्चा कर देंगे, क्योंकि ग्लूकोज ऊपर चर्चा हुई। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, यह वसा की तरह मोम के आकार के वसा का इसका संरचना होता है। यह जो होता है कोलेस्ट्रॉल की समान स्तर वही 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर देखा गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा, 180 इसका सही आंकड़ा वही है ना। कहीं कहीं तो 200 भी देखने को मिलेगा। तो एक सामान्य डाटा 125 का है, 140 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये भी मिलीमोल पर लीटर में भी हो सकता है प्रश्न, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, मिलीमोल में हो जाएगा तो 5.5 मिलीमोल पर लीटर आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखिए, किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा। देखिए आगे ना प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति का रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो गई। अगर रुधिर वाहिका है तो उसका त्रिज्या कम हो गया, तो अगर रुधिर वाहिका है उसका त्रिज्या कम हो गया तो रक्तदाब क्या हो जाएगा, तो उसका मतलब हो गया त्रिज्या कम हुआ तो दाब वहाँ पे बढ़ा, और जब दाब घटा तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या की बात कर रही है, तो बढ़ेगा हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती, पहले हम लोग समझेंगे लसिका क्या होता है। देखिए लसिका जो मुख्यतः लसिका का जो जिसे हम लोग लिम्फ भी कहते हैं, उसका निर्माण होता है किससे, आप कहिए कि रक्त, जिससे रक्त दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, अगर हम लोग रक्त की बात करें तो एक तो हो गया ब्लड सेल हो गया, और दूसरा हो गया प्लाज्मा हो गया। तो रक्त कोशिकाओं में आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स मिलेगा, और प्लाज्मा होता है। तो रक्त मुख्यतः 45% प्लाज्मा से बना होता है और 45% रक्त कोशिका से बना होता है, और रक्त कोशिका में ये सब पाया जाता है ना। रक्त जो कोशिका होता है उसमें आरबीसी। तो अब क्या हो जाता है, जो लसिका बना होता है वह मुख्यतः क्या होता है, वाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा से बना हुआ होता है। तो ये इसमें होता है, इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। ये बनता कैसे, जब क्या हो जाती है, जब केशिकत्व के मतलब केशिका, कोशिका नहीं केशिका, केशिका में अंतर है। कोशिका होता है जो सामान्य कोशिकाएं होती है, जो पाया जाता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो वो सभी पाया जाएगा है ना, केंद्रक पाया जाएगा, वो कोशिका हो गया। केशिका मतलब हो गया, केशिका मतलब हो गया वो काफ़ी
मतलब केस के आकार का जो हो गया ना, वो आकृति केशिकत्व जिसे हम लोग कहते हैं, उस आकार की जो नाड़ियाँ होती हैं, नली होती है, वो केशिका के रूप में जानी जाती है। तो वो क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। अब क्या हो जाता है कि जब कोशिका होता है, कोशिकाओं के बीच में जो अंतः स्थान होता है, तो वह क्या हो जाता है, कभी कभी कोशिकाओं से रिसने के कारण वह वहाँ पर कोशिकाओं के बीच का जो खाली स्थान होता है वहाँ पे वो जमा हो जाता है, और यह जो जमा होता है वह मुख्यतः WBC और प्लाज्मा के मिलने से बनता है। तो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे, लसिका का जो मुख्यतः निर्माण होता है उसमें पोषक तत्व, हार्मोन, ऑक्सीजन तो होते ही होते हैं, या जो मिलकर बना होता है वो किससे बना होता है, WBC और प्लाज्मा से स्वेरत कण, जिसके कारण इसका रंग हल्का श्वेत और पीला रंग दिखाई देता है। तो यह हो जाएगा दीर्घ अस्थियां से, क्योंकि अस्थि से ही तो निर्माण हो रहा है ना ब्लड सेल का, और उस ब्लड सेल जो बना हुआ है, यानी जो रक्त बना हुआ है प्लाज्मा और कोशिका, ये रक्त कोशिका से उन्हीं भागों में से कुछ भाग से बना है ना। हाँ, वो कई अलग बात है कि प्लेटलेट्स और RBC का, कनिका का इसमें योगदान नहीं होता, लेकिन WBC और प्लाज्मा तो इसमें होता ही होता, उसी वही लिम्फ कहलाता है। तो ये था स्थिति जिसे हम लोगों ने समझा लसिका क्या होता है। अब देखते हैं 128 में, देखते हैं 128 में कह रहा थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। थाइमस ग्रंथि, अब याद करिए कि थाइमस ग्रंथि क्या है। थाइमस ग्रंथि जो होता है यह कहाँ पाया जाता है, जो फेफड़ा का स्थिति होता है ना, उसी के बीच में एक पीली युक्त संरचना होती है। तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वह छाती की हड्डियाँ जो होती है, जो छाती जो बीच में होगा पसली में, उसके फेफड़ों के बीच में स्थित एक क्या होती है, पीली युक्त संरचना होती है। इस तरह से फेफड़ों के बीच में थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन, थाइमस ग्रंथि, जो प्रतिरक्षा तंत्र जिसको हम लोग कहते हैं। यह ग्रंथि क्या होती है, थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्रोत करती है, और ये थाइमोसिन जो हार्मोन होता है वह टी लिम्फोसाइट, आपको पता होगा ना कि हम लोग पढ़े थे कि जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो दो प्रकार के होता है, एक लिम्फोसाइट होता है और एक क्या हो जाता है, मतलब लिम्फोसाइट नहीं कही, एक कनिका कही और एक कनिका होता है। कनिका में होता है कण कण होते हैं, जो 60 से 70% भाग उसी से बने होते हैं, और बाकी सिर्फ अकनिका होते हैं। तो अकनिका जो होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट इन सभी से बना हुआ था, जिसमें लिम्फोसाइट में हम लोगों ने जाना था T4 लिम्फोसाइट था, उसके बाद TQ लिम्फोसाइट, फिर NK कोशिका, फिर B कोशिका, इस तरह से था, जिसमें से हम लोगों ने देखा था जो एड्स की कोशिकाएं थी वो क्या था, T कोशिका को T हेल्पर T4 जिसे CD+ कोशिका कहते थे उसी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। कौन, HIV वायरस, जिसके कारण एड्स उत्पन्न हो रहा था। तो वो याद आ गया इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे जब हम लोग चर्चा किए हैं। तो वही कह रहा है जो थाइमोसिन होता है T लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण का मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन क्या करता है, तरल प्रतिरक्षा के लिए प्रतिजैविक उत्पादन में प्रेरित करती है, और बढ़ती उम्र के साथ साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, और इसके फलस्वरूप थाइमोसिन उम्र के साथ साथ क्या हो जाता है, मतलब उत्पादन उसका घट जाता है। इसी के कारण वृद्धों में जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ा कम हो जाता है वयस्क और की तुलना में। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी पर्याप्त होगा। कौन सा प्रश्न था, प्रश्न था 228 था ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 229 में हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब मानव शरीर में, तो मानव शरीर में अभी हम लोग चर्चा किए थे कि मुख्यतः मानव शरीर में जो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है उरु ग्रंथि, जिसको हम लोग अंतर्जंघिकाथी कह रहे थे, फीमर कह रहे थे, वो हो रहा था। तो मुख्यतः जो है वह फीमर हो रहा था, किसमें, जो मानव अस्थियां हैं उसमें जो पाया जा रहा था वो क्या था, वो फीमर था। उसके नीचे फेबुला और टिबिया नामक पेटेला जो था, घुटना जो गोलाकार टोपी आकार का, उसके नीचे फेबुला और टिबिया, इस तरह से ये क्या है, मानव शरीर के पैर की जो हड्डियां हैं वो स्थिति थी। तो देखिए ह्यूमरस, ह्यूमरस क्या था, वह जो हमारा हाथ है, हाथ का सबसे ऊपरी भाग, बाहू का जो भाग है वह ह्यूमरस से बना है। उरु अस्थि को हम लोग क्या कर रहे थे, फीमर कर रहे थे, जो सबसे बड़ी है। तो यहाँ पैर का पूछा है, इसलिए हाथ पैर दोनों मिला दिए, गलत हो जाएगा। फिबुला टिबिया, बिल्कुल सही बात है, फिबुला और टिबिया है। तो फिबुला को हम लोग यह भी जाने थे कि फिबुला को हम लोग क्या कहते हैं, फिबुला को हम लोग बहिर्जंघिका कहते हैं, और टिबिया को हम लोग अंतर्जंघिका भी कहते हैं, जो प्रश्न पीछे देखने को मिला था। तो ये हो जाएगा पैर की हड्डियाँ, फिबुला उसमें नहीं होगा, टिबिया बहे देखिए बही परिकोष्ठा, बही परिकोष्ठिका किसको कह रहे थे, जो ह्यूमरस के नीचे की जो हड्डियाँ थी, जो अल्ना और रेडियस थी। तो जो अल्ना था वह अंतः प्रकोष्ठिका था, और जो रेडियस होगा बहिर्कोष्ठिका। तो ये भी एक पैर की हड्डियाँ और एक हाथ की हड्डियाँ। तो ऑप्शन बी पर्याप्त है। नेक्स्ट देखिए, गर्भाशय बॉम्ब के वैकल्पिक शब्द क्या है। आगे हम लोग काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। गर्भाशय को हम लोग इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं। जो यूट्रस होता है, यूट्रस के 3 भाग होंगे। सबसे ऊपरी भाग को हम लोग फंडस कहेंगे। इसी फंडस से क्या होगी,
जो फैलोपियन ट्यूब यानी कि डिंब वाहिनी नलिका जड़ी होगी और उसी नलिका में अंडाशय होगा, ओव्यूम होगा और यहीं पर स्पर्म जाकर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद वो गर्भाशय में आएगा, फिर यहाँ पर उसका पालन पोषण, जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद भ्रूण बनेगा। बहुत चर्चा काफ़ी अच्छा करेंगे। तो ये पहला भाग हम लोग देखे थे गर्भाशय के सबसे ऊपर में जो मीडियल भाग होता है उसको हम लोग ये क्या कहते हैं, हॉलो कैपेटी कहते हैं, और सबसे अंतिम भाग होता है जिसे हम लोग सेविक्स कहते हैं, यानी गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। इसी गर्भाशय ग्रीवा में गर्भाशय नाल भी होता है जिससे योनि जुड़ा होता है, तो वो चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो वैकल्पिक शब्द क्या है गर्भाशय का? यूट्रस है, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और ऑप्शन में और यूरेटर। यूरेटर देखिए क्या करता है, यह चिकनी पेशियाँ होती है जो मूत्र को मूत्र वाहिनी में पहुँचाती है, उसी को यूरेटर। वजाइना क्या होता है? वजाइना जो होता है जो शरीर के जो गर्भाशय और ग्रीवा यानी कि यूट्रस का यूट्रस का सबसे यूट्रस हो गया, और जो सबसे पिछला भाग होता है जहाँ से योनि कांटेक्ट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। तो गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय को शरीर से जोड़ने का काम वजाइना ही करता है। बॉल्वा क्या है? अब बॉल्वा ये सबसे ऊपरी भाग होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। 130 है ना? हाँ, तो ये बॉल्वा भी ध्यान में रखना होगा। बॉल्वा क्या होता है? यह भी जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब समझिए कि जो योनि और बॉल्वा, महिलाओं के कुछ यौन शरीर के अंदर के भाग होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बाहर होते हैं। जैसे बाहरी अंग जो बाल्बा होता है, वो बाल्बा जो बाहरी अंग जो होता है जो बाहर में होता है, जो दिखता है, यानी कहीं योनि से जो कांटेक्ट होता है, इसमें योनि का उद्घाटन और आंतरिक एवं बाहरी जो होते हैं वो भाग इससे कांटेक्ट होते हैं बॉल्बा से। तो यही स्थिति है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इस प्रश्न का हो जाएगा यूट्रस हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का अधिकतम बंधुता होता है, तो अधिकतम बंधुता क्या होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो अधिकतम बंधुता बनाता है वह ऑक्सीजन के साथ में तो बनाता ही बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन के से भी ज़्यादा तुलना वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनाता है, जहाँ पर वह 60 से 70 गुना ऑक्सीजन के साथ बनाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा 250 गुना वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बंधुता बनाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आपको पता होगा, यह क्या होता है? लौह युक्त पदार्थ अपने साथ ऑक्सीजन के परिवहन के लिए यह काफ़ी उपयोगी है, जो कहाँ होता है? ब्लड में पाया जाता है। हाँ, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता तो हम लोग विचार करते ऑक्सीजन हो सकता था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सेक्स हार्मोन, इसके लिए आपको समझना होगा कहाँ चलना होगा। इससे पहले अधिवृक्क ग्रंथियाँ, जिसे हम लोग एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, यह एड्रिनल ग्रंथि जो वृक्क के ऊपर हम लोगों ने देखा था प्रस्थिति था, जो एक क्या था? अर्धचंद्राकार और अर्धवृत्ताकार के रूप में इसकी आकृति थी, जो हम लोग देखे थे बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और अंदर भाग को मड्यूला कर रहे थे। और हम लोगों ने यह भी जाना था कि जो बाहरी भाग था जो कॉर्टेक्स था, उसमें से मुख्यतः 3 भाग, जो मतलब वो 3 ग्रंथियों में बटा हुआ था। पहला ग्रंथि था जो खनिज नियंत्रण हार्मोन दे रहा था, जिसे हम लोग मिनरेलोकार्टियोकार्ड्स कह रहे थे। दूसरा था जो ग्लूकोज नियंत्रण हार्मोन दे रहा था, जो ग्लूकोकार्टियोकार्ड्स था। तीसरा लिंग हार्मोन था, जिसे हम लोग लिंग हार्मोन, जिसमें एड्रिनल से स्त्रावित हार्मोन्स गैनेडोकार्डियोकार्ड्स कहलाते थे। अब गैनेडोकार्डियोकार्ड्स से लिंग हार्मोन एंड्रोजोन और स्त्री हार्मोन ईस्ट्रोजोन का स्त्रावन हो रहा था। और वही जो बाहरी भाग के अलावा अंदर भाग जिसे मेड्यूला कर रहे थे, वह क्या था? वह था जो एड्रेनिल था। एड्रेनिल जो ग्रंथि है, उसमें से हम लोगों ने देखा था कि जो 10% भाग होता है वह इसी से बना होता है, मेड्यूला से, जिसमें से हम लोग देखें मेड्यूला के अंतर्गत में जो हार्मोन स्राव एड्रेनिल और नॉरहेड्रेनिल। एड्रेनिल जिसको हम लोग संकटकालीन हार्मोन कहते हैं, जो तनाव में, दर्द में, गुस्सा में, ये सभी परिस्थिति में वो निकलता है। तथा जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे यकृत, हृदय, मस्तिष्क आदि, रुधिर वाहिनी प्रसार करना, ये सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये था, तो ये हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 1। थायराइड ग्रंथि है, चर्चा हम लोग किए कि थायराइड ग्रंथि होता, इसमें से हम लोग ये भी जाना था कि थायराइड में आयोडीन की मात्रा के कमी से थायराइड रोग भी हो रहा था। फिर पिट्यूटरी ग्रंथि था, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कह रहे थे। इसलिए मास्टर ग्रंथि क्योंकि वह अंतःस्रावी ग्रंथि होने के साथ साथ में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करने का भी काम करती है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से यह थाइमस और हाइपोथैलेमस के नीचे जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, वह हाइपोथैलेमस के द्वारा उसको इंडिकेट करने पर उसे एक तरह से ट्रिगर का काम करती है। उसके निर्देश के अनुसार वो पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि क्या करती है? हार्मोन का स्त्रावित करती है। तो कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है, नहीं कहिए हाइपोथैलेमस पापा, तो ये मास्टर ग्रंथि पापा, तो हाइपोथैलेमस उसके दादा। इस तरह से एक स्ट्रक्चर के साथ हम लोग सभी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट 233 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जठर के बारे में सही नहीं है? अब ये जठर पढ़ना होगा। जठर आपको पता होगा ये अमाशय से स्रावित होता है। जो अमाशय के अंदर स्तंभाकार जो ऊंचा नीचा होता है, वहीं से जठर रस निकलता है। और इस जठर रस के साथ में क्या होता है? HCl होता है, पेप्सिनोजोन होता है, श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा क्या होता है? वो बचाता है
यानी कि जो अमाशय के अंदर का जो भाग होता है, यानी जो परत होती है, जो स्किन होता है, उसको बचाता है किसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गलाने से, क्योंकि वो क्या करता है, भोजन को गलाता है। वह जिस अनुसार ज़रूरत होती है उस अनुसार उसका स्त्रावन होता है। तो इस प्रश्न में से चारों पढ़िए। जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं अस्थायी के रूप में काम करता है। जब जब भी जरूरत पड़ता है तो वहाँ पर उसके अनुरूप वो स्त्रावन करता है जठर रस। जठर खाद को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। जठर खाद को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ देखिए, करा सही नहीं है, तो अस्थायी आशय के रूप में काम करता है, बिल्कुल सही बात है। परमानेंट नहीं निकलता, तो उसे हम अस्थायी ही कर सकते हैं ना, कि जब जरूरत पड़ता है तब देता है। अमाशय फिर क्या करता है, जठर खाद रस, खाद को अमाशय के साथ, यानी जो भी हमारे भोजन आता है उसको अम्ल अमाशय रस उसको जठर रस छोड़ता है, जिसके कारण उसको गलाता है, फिर उसको मिलाने का भी काम करता था। यह भी सही, यह भी सही। जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज को स्त्राव, बिल्कुल यह भी है। हाँ ये एमाइलेज नहीं, लेकिन क्या करता है लाइपेज, तो बिल्कुल यह सही है कि वो क्या करता है, वो स्त्रावित करता है, कौन, अमाशय। तो यह भी ध्यान में रखिएगा कि जो अमाशय होता है तो ये क्या हो जाएगा, लाइपेज और लाइपेज हम लोग देखे थे बसा के उसको पचाने में, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के। जठर के खाली होने की दर खाद के प्रकार पर निर्भर करती है। कह रहा जठर के खाली होने की दर क्या होती है, खाद के प्रकार पर निर्भर करती है। तो यही हो जाएगा जो 233 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, जो सही पर्याप्त इस प्रश्न का नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, उसका ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जठर के खाली होने की जो दर होती है खाद के प्रकार पर निर्भर करती है, यह नहीं होगा। नेक्स्ट 234 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो मनुष्य सामान्य मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है वो 140 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था, वो हम लोगों ने जाना था। साथ में हम लोग ये भी जाना था कि एक वह या तो आप मिलीग्राम डेसीलीटर, ज़्यादातर जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो अन्य जो भाग हैं वहाँ क्या हो जाता है, जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, वो मिलीग्राम डेसीलीटर का ही उपयोग करते हैं। कहीं कहीं मिलीमोल भी देखने को मिल जाता है, मिलीमोल पर लीटर। तो वो दोनों होता है, एक मिलीमोल बराबर होता है 18 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है, तो वह भी ध्यान में रखिएगा। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो उत्पन्न यकृत के द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा उसका उत्पादन होता है। वह इसका कैसा वो पदार्थ होता है, मोम के जैसा, बसाकृति के बसा के जैसा होता है। ईईजी क्या है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए ईईजी का मतलब हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। अब इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम का क्या है, ELECTRO, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, ENCEPHALO ग्राम, GRAM, इंसेफ्लोग्राम। तो इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम होता है जो होता है मस्तिष्क के गतिविधि को मापने के लिए, यानी गतिविधि को पकड़ने के लिए उपयोग होता है। इसमें क्या हो जाता है कि मस्तिष्क की सामान्य और असामान्य स्थिति का पता किया जाता है। इस तकनीक में पतले तारों की छोटी छोटी क्या होती है, डिस्क होती है, जिनको इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इसको मस्तिष्क के हर भाग पर लगाया जाता है। देखते होंगे मस्तिष्क में बहुत सारा मूवी वगैरह या आपको देखने को मिलता होगा बहुत सारे रिसर्च में, कि इस प्रकार से मस्तिष्क के सभी भागों पर छोटे छोटे वो इलेक्ट्रोड के रूप में, और फिर क्या होता है और इससे मस्तिष्क के हर भाग का पता लगाया जाता है, और एक कंप्यूटर का आकृति होता है, उसमें एक्टिविटी उससे पता चलता है। तो ये जो क्या होगा, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, जिससे मस्तिष्क की गतिविधि को प्राप्त किया जाता है। एक और होता है EEC होता है, उसके बारे में आप हमें बताइए कि एक EE से रिलेटेड एक और होता है जो किसकी गतिविधि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब पेप्सिन की चर्चा करेंगे। पेप्सिन कहाँ पर होता है, पढ़िए। अभी हम लोग अमाशय पढ़ रहे थे, अस्टोमिक पढ़ रहे थे। अस्टोमिक में हम लोगों ने क्या चर्चा किया था कि अस्टोमिक में क्या होता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और क्या हो जाता है, पेप्सिनोजोन होता है। और ये पेप्सिनोजोन निष्क्रिय होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को क्या करता है, सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तन कर देता है, और यह पेप्सिन प्रोटीन के एंजाइम में सहायक होता है। तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है यह अमाशय रस में, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी इसका पर्याप्त होगा, जो प्रोटीन को पचाने में सहयोग करता है। नेक्स्ट देखिए, हाँ अंगनाशय में क्या था, अगर अंगनाशय रस की बात की जाए तो क्या था, अंगनाशय रस में आप देखेंगे तो एमाइलेज हो जाएगा, एमाइलेज के लाइपेज हो जाएगा। एमाइलेज क्या था, एमाइलेज तो कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज बसा में था, और एक ट्रिप्सिन भी था। नेक्स्ट देखिए, मानव त्वचा का रंग होता है, कैसा होता है, मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से।
ये मेलानिन क्या होता है, जो मेलानिन होता है हमको अल्ट्रावायलेट किरण जो होता है उससे भी बचाता है। ये त्वचा का वर्णक के रूप में, इसी से त्वचा का रंग भी निर्धारित होता है। 238 में देखिएगा, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उनसे बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। तो इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। मेरे अनुसार तो A या B होना चाहिए, वो वाला क्राइटेरिया नहीं आएगा अगर एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है। हाँ, अगर एक का A और B रहता तो उस परिस्थिति में A या B, AB या O आ सकता था। नेक्स्ट देखिए 239 में निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 होती है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको पता होगा कि जो मानव की जो संरचना है, कंकालीय संरचना, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि अच्छे कंकालीय संरचना खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ और उरोस्थी में बटा हुआ है। तो दूसरा, पहला तो खोपड़ी होगा। खोपड़ी मुख्यतः 29 अस्थियाँ से बना हुआ है। मेरुदंड देखेंगे 33 कशेरुकी से बना होगा और जो पसलियाँ होगा वो पसलियाँ मुख्यतः 24 जोड़ी से बना होगा, है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे, 24 से बना होगा, 24 जोड़ी नहीं, 12 जोड़ी और 24 पसलियाँ, सो तो मानव ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित है। तो जो श्वेत ग्रंथियाँ होता है, देखिए श्वेत ग्रंथियाँ तो ताप नियमन करती ही करती है, साथ में और भी काम करती है। जैसे हो गया श्वेत ग्रंथियाँ की अगर आप बात कर ली जाए तो स्तनधारियों में जो होती है त्वचा में स्थित होती है। इसका जो कुंडलित भाग होता है वो पसीना को स्रावित करने में भी काम आता है। जलवाष्प, नाइट्रोजन युक्त वर्ग पदार्थ इसमें रहते हैं जो शरीर के जल एवं लवण को संतुलन बनाने में भी सहायक होते हैं और मुख्य इसका जो कार्य होता है ताप नियमन के रूप में होता है। नेक्स्ट, मानव हृदय में कच्छों की संख्या। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कच्छ, अभी हम लोग चर्चा किए, मानव हृदय में 4 कच्छ होते हैं, 2 अलिंद 2 नीले, और 2 किस में होता है, याद करिए, मत्स्य में होता है। 3 किस में होता है, उभयचर में होता है। तो इन सभी को ध्यान में रखना है, प्रश्न बन सकता है। महिलाओं के गर्भाशय होता है, अभी हम लोग देखें, मान लो महिलाओं में एक गर्भाशय होता है और उस गर्भाशय में हम लोगों ने देखा था किस तरह से, इस तरह से गर्भाशय हो रहा था। यहाँ से फैलोपियन ट्यूब जो हुआ था, तो गर्भाशय के सबसे ऊपरी भाग को फंडस कर रहे थे, मध्य भाग को हेलो कैविटी कर रहे थे, और सबसे पिछला और सबसे अंतिम जिसको भाग हो रहा था उसे हम लोग क्या कर रहे थे, सर्विक्स कर रहे थे, यानी गर्भाशय ग्रीवा कर रहे थे, जिसमें गर्भाशय नाल भी जुड़ा हुआ था। यही फैलोपियन ट्यूब जिसको डिम्ब वाहिनी नलिका कहते हैं, यही भी ओवियम अंडाणु होता है और इसी में जब स्पर्म जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन, प्रारंभिक निषेचन यहीं पे होता है। चर्चा आगे चलेगी। 243 में देखिए, रक्तदाब का मापक यंत्र क्या है। अभी हम लोग पढ़े थे रक्तदाब स्फिग्मोमेनोमीटर होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जिसमें सिस्टोलिक और क्या होता है, सिस्टोलिक और डायलिस्टिक होता है। सिस्टोलिक में इसमें क्या होता है, संकुचन होता है। जैसे ही जब संकुचन होता है तो वो क्या होता है, उससे रक्त निकलता है, जिसके कारण वो अधिक मात्रा में दाब अधिक होता है, तो वह 120 होता है, क्योंकि उसे पूरे शरीर में देना होता है। और जब शिथिल अवस्था में, यानी कि शिथिल अवस्था में, जिसको अनुशीतलन कहते हैं, डायलोस्टिक कहते हैं, तो वो 80 होता है। तो 120/80 होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग 243 के बाद 244 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो वृक्क होता है, वृक्क का हम लोग कहते हैं गोदा भी कहते हैं, इसे हम लोग किडनी के रूप में भी जानते हैं। तो किडनी में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट नहीं। किडनी में क्या नहीं रुधिर से निकाला जाता है, आपको पता होगा कि अमोनिया तो इससे निकाला जाता है, वो अमोनिया को छाना ही जाता है, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, तो ये सभी को छाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को इससे नहीं निकाला जाता है। यह क्या करता है, आगे हम लोग देखेंगे किडनी में क्या होगा, उसके जो आंतरिक छोटे छोटे जो क्या होंगे, केशिका होंगे, जो नली होंगे ब्लड के वेसल्स, जिसे केशिका कहेंगे, छोटे छोटे होंगे, वहाँ से क्या होगा, जो संरचना बना होगा, नेफ्रॉन होगा। नेफ्रॉन से हम लोग देखेंगे किस तरह से नेफ्रॉन 2 भागों से मिलकर बना होगा। एक भाग जिसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस कहेंगे। ग्लोमेरुलस में क्या होगा, वहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। फिर बोमेन सेम्पुट होगा, जिसे हम लोग बोमेन सेम्पुट कहेंगे, उसमें क्या होगा, फिर उससे पुनर्अब्सॉर्प्शन, रीअब्जॉर्बेशन होगा। तो वो अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से पहले जब फिल्ट्रेशन होगा तो जल, ग्लूकोज, खनिज लवण अलग हो जाएगा। फिर पुनर्अब्सॉर्प्शन होगा तो महत्वपूर्ण पोषक तत्व, ग्लूकोज, विटामिन और खनिज लवण, हार्मोन्स, ये सभी उसमें पुनर्अब्सॉर्प्शन होगा। बाकी बचा हुआ पदार्थ, यूरिक अम्ल, यूरिया, ये सभी क्या हो जाएगा, छनकर मूत्र नली के द्वारा मूत्राशय से बाहर हो जाएगा। तो अध्ययन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन, एड्रेनलिन, देखिए थायरोक्सिन। तो इन सभी पे चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं कि थायराइड ग्रंथि होता है जो गर्दन के सांस नली के ऊपर होती है। श्वास नली के जो स्वर ग्रंथि में तितली के समान की आकृति होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड हार्मोन चयापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म करता है। जैसे मेटाबॉलिज्म में आप क्या कहिए, है ना, जैसे प्रोटीन का संश्लेषण, बच्चों में वृद्धि, विकास, ये सभी के लिए होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मुख्यतः 2 भाग से बना हुआ होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो ये आपको पता होगा, उपापचय, चयापचय हो गया, चयापचय में जो एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म।
तो कैटाबोलिज्म में क्या होगा, छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटेगा, और एनाबोलिज्म में क्या होगा कि जो सरल अणु होगा वो जटिल पदार्थ में बनेगा, एक में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एक में ऊर्जा निकलेगा। तो ये पदार्थ होता है क्योंकि चयापचय आवश्यक है किसके लिए, प्रोटीन संश्लेषण के, बच्चों के विकास के लिए, वृद्धि के लिए, ये सभी के लिए। तो क्या करेगा वो, क्या करता है, थायराइड हार्मोन उसके लिए भी उपयोगी होता है। और थायराइड ग्रंथि में 3 हार्मोन स्रावित करती है। कौन कौन 3 हार्मोन स्रावित करती है वो हम लोग जानेंगे। पहला हो जाता है थायरोक्सिन, पहला ये हार्मोन थायरोक्सिन जो ऑप्शन में ये हार्मोन स्रावित करती है, जिसे हम लोग T4 कहते हैं। उसके बाद क्या है, दूसरा है ट्राई आइथोरोनिन होता है जो T3 होता है, जो ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ट्राई आइथोरोनिन हो जाएगा। और जो तीसरा हार्मोन होता है वह पेप्टाइड हार्मोन जो कैल्सीटोनिन होता है। तो थायरोक्सिन प्राथमिक हार्मोन होता है, यह शरीर के चयापचय कोशिकाओं को यानी मेटाबॉलिज्म के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन हो जाएगा। इंसुलिन की चर्चा हम लोग किए ही। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, जो हम लोग देखे थे यकृत के द्वारा जो स्रावित किया जाता है। उस यकृत के नीचे क्या था, पीतरस था, जो हम लोगों ने देखा था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पीतरस, जो पीतरस यकृत द्वारा स्रावित जो पीतरस था वह कहाँ जमा हो रहा था, पित्ताशय में संचित हो रहा था। तो यह भी ध्यान में रखना है। यकृत हरे रंग का एक क्षारीय तरल पदार्थ, यानी कि कहिए किसके आकार का, एक तरह से आप उसको कह सकते हैं जो यकृत होता है ना, वो देखिए ना, मतलब एक तरह से कहिए कि वो आकार जो होता है ना, मतलब गहरे हरा क्षारीय रंग का होता है, एक तरह से काजू का शेप जो होता है ना, उसी टाइप से होता है। तो ये तो था आयोडीन के बारे में, हम लोगों ने देखा किस तरह से आयोडीन 3 हार्मोन को, थायरोक्सिन था, उसके बाद ट्राई आइथोरोनिन T3 था, उसके बाद पेप्टाइड हार्मोन था जिसमें थायरोक्सिन चयापचय मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक था। मेटाबॉलिज्म क्या था, जिसमें हम लोग देखे थे कैटाबॉलिज्म में 2 प्रक्रिया साथ साथ में होती है। चयापचय इसलिए आवश्यक है जो शरीर के अंदर जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसमें से जो रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप शरीर का वृद्धि होता है, विकास होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, बच्चों में विकास के लिए जो उपयोगी होता है। नेक्स्ट 240 में देखिए, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर में किस अंग से होती है। कह रहा जो अधिकांश होता है विषाक्त पदार्थ होते हैं, देखिए इसमें गुर्दा भी है, किडनी भी है और लीवर भी है। तो आपको पता करना डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है शरीर के किस अंग से मुख्यतः होता है, वो लीवर से ही हो जाता है। क्योंकि लीवर क्या करता है, थोड़ा समझ लीजिए, यकृत शरीर के अवयवों में प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप जल, CO2 और अन्य जो नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये सभी जो होते हैं विषैले पदार्थ होते हैं, वो उसको वो अलग कर देते हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो किडनी में जाते हैं। तो किडनी में जब पुनर्अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्बेशन होता है, तो ये सभी अपशिष्ट पदार्थ हटकर क्या हो जाते हैं, छन जाते हैं, और फिर मूत्राशय के द्वारा, मूत्र नली के द्वारा मूत्राशय में पहुँचकर वो बाहर हो जाते हैं। तो मुख्यतः पूछा है कि शरीर के किस अंग से अधिकांश, तो लीवर के द्वारा ही हो जाएगा। फिर जो शेष बचता है फिर वो किडनी उसको फिल्ट्रेशन कर लेता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है वह लवयुक्त होता है, लवयुक्त ऑक्सीजन का परिवहन करना मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट देखिए, जब ब्रिक कार्य करना बंद कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जम हो जाएगा, तो ब्रिक हो जाएगा। ब्रिक का अर्थ होता है किडनी। तो क्या हो जाएगा किडनी में, देखिए अब हम लोग किडनी समझते हैं। किडनी क्या होता है, जो किडनी के हम लोग फंक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो किडनी होता है, मानव शरीर में प्रत्येक ब्रिक में लगभग 1 मिलियन 10 लाख महीन कुंडलित नलिकाएं, जिसे नेबुलस कहते हैं, केसिका हम लोग कह रहे थे ना, केसिका नॉट कोशिका, केसिका छोटे छोटे मतलब बाल के ऐसा महीन नलिकाएं होती, उससे बना होता है। यानी कि कहिए कि इसमें हजारों मतलब लाखों 1 मिलियन लंबी महीन कुंडित नलिकाओं से बनी होती है, और इसी को नेफ्रॉन कहते हैं, जो किडनी के अंदर में आते हैं। किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और अंदरूनी भाग को मोड्यूला कहते हैं। जो मोड्यूला होता है वह शंक्वाकार आकार का होता है ना। थोड़ा सा समझाने की हम लोग कोशिश करते हैं, इस तरह से रहेगा, है ना। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, अंदरूनी भाग को मेडुला, शंक्वाकार आकृति का रहेगा, इस तरह से टेंगल बना हुआ रहेगा। और उसी के अंदर जो बीच वाला भाग रहेगा, यह देखिए यहाँ पर जो खाली रहेगा, और जो खाली भाग होगा जिससे क्या होगा, रक्त आने का एक नली रहेगा, रक्त जाने का नली रहेगा, फिर एक मूत्र वाहिनी रहेगा, जो अपशिष्ट पदार्थ छनका जाएगा, मूत्र के द्वारा मूत्र वाहिनी में पहुँचेगा। तो ये वाला भाग को हम लोग हाइलम कहते हैं, खाली वाला भाग को। और इसी हाइलम में वो बहुत सारे जो नेफ्रॉन की होती है वो प्रक्रिया होती है, वही सब होती है। महीन कुंडलित हम लोग चर्चा की कि लगभग 1 मिलियन 10 लाख लंबी महीन कुंडलित होती है। तो नेफ्रॉन का मुख्यतः 2 संरचना होता है। अब जो क्या होता है, पहला हम लोग इसको क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं। केशिका गुच्छ जिसे हम लोग ग्लूमेरुलस कहते हैं। केशिका गुच्छ क्या होता है, इस तरह से जो सीलाई का स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। ये बोमेन संपुट इसलिए कहते हैं क्योंकि बोमेन नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसका खोज किया गया था। इसी में जो क्या होता है,
नलिकाएं छोटे छोटे केशिका गुच्छ होते हैं और इस केशिका गुच्छ में क्या हो जाता है, ब्लड जो आता है इसका फिल्ट्रेशन होता है। इस फिल्ट्रेशन में क्या क्या होता है, जल, ग्लूकोज, खनिज लवण छन जाते हैं और फिर छनने के बाद भी ये बेमुन सेम्पुट में पहुंचते हैं। बेमुन सेम्पुट सी लाइक स्ट्रक्चर होता है। सी लाइक स्ट्रक्चर आगे इस तरह से होगा, जिसमें आप देखेंगे कि एक समीपस्थ कुंडलित होगा, हेनले का लूप होगा, इस तरह हेनले लूप यू आकार का बनेगा, फिर दूरस्थ कुंडले का बनेगा। इसी सभी से री ऑब्जर्वेशन होगा। री एब्जॉर्प्शन जो री एब्सॉर्प्शंस होगा उसमें क्या होगा, री एब्जॉर्बेशंस जो होगा उसमें पुनराअवशोषण होगा, जो पुनराअवशोषण में ग्लूकोज, विटामिन और खनिज लवण, हार्मोन आदि लाभदायक तत्व जो होंगे रक्त में पुनः अवशोषित हो जाएंगे। बाकी जो बचे हुए पदार्थ होंगे वह क्या होंगे, वह मूत्र नलिका के द्वारा क्या हो जाएगा, वो मूत्र के द्वारा बाहर हो जाएंगे, मूत्र कोशिकाओं के द्वारा। तो ये होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। तो वही कह रहा है कि रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, जमा होने से बचाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या हो जाता है। देखिए, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाएगा तो अब सोचने की बात है, उसका रक्तदाब घट जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पुच्छ का कौन सा संगलन है। देखिए, पुच्छ जो होता है, मतलब बताया गया बृहदंत, क्षुद्रदंत। तो पहले ये तो समझना होगा कि बृहदंत बड़ी आंत को कहते हैं, क्षुद्रदंत छोटी आंत को। तो स्वाभाविक सी बात है, छोटी आंत के बाद बृहदांत बड़ी आंत होता है। जो बड़ी आंत होता है जल का अवशोषण के बाद अपचित भोजन को शरीर के बाहर निकाल देता है। तो वह तीन भाग होता है, उंडुक होता है, बृहदांत्र होता है और मलाशय होता है। तो ये बृहदंत्र हो जाएगा, क्योंकि जो पूंछ का निर्माण होता है, पहले तो बोला जाता है ना कि मनुष्य क्या था, बंदर था, बंदर लायक स्ट्रक्चर था, धीरे धीरे फिर उसका क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। गोरिल्ला भी बोला जाता है कि वह क्या है, उसी से चेंज हुआ है। तो वो जो स्ट्रक्चर उसमें पूंछ वाला है वो बृहदंत्र के भाग है। तो बृहदंत्र, बड़ियाँ, क्षुद्रदंत, छोटियाँ। मानव शरीर में क्षुद्रदंत, छोटियाँ तीन संरचनात्मक भागों में लंबाई का कौन सा सही ह्रास बने, यानी लंबाई के अनुसार कौन सा घटते क्रम में। तो क्षुद्रांत छोटी आंत होता है। आपको पता होगा कि छोटी आंत बड़ी आंत की तुलना में बड़ी होती है। छोटी आंत 6 से 7 मीटर की लंबाई की होती है और वही जो बड़ी आंत मात्र 1.5 मीटर लंबी होती है। इससे 4 से 6 गुना बड़ा होता है कौन, छोटी आंत होता है, जिसे हम लोग क्षुद्रांत कहते हैं। वह मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, 3 प्रमुख। पहला भाग को ग्रहणी कहते हैं, दूसरा भाग को मध्यांत्र कहते हैं। मध्यांत्र का मतलब क्या हो गया, मध्य वाला भाग मध्यांत्र हो गया, ये है ना मध्यांतर। देखिए, और सबसे जो अंतिम भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषांत्र कहते हैं। तो देखिए, जो 3 भागों में बांटा गया, सबसे लंबा अंतिम भाग होता है जो शेष 2 भागों से लंबा होता है, यानी कि 3.5 मीटर का तो यही हो जाता है, और शेष जो बच गया 2.5 मीटर ये हो जाता, मध्यांतर होता, बाकी ग्रहणी हो जाता। तो सबसे लंबा शेषांत्र, उसके बाद मध्यांतर और ग्रहणी हो जाता है। यही छोटी आंत का जिसे क्षुद्रांत होता है उसके 3 भागों में विभाजित किया गया है, सबसे लंबा शेषांत्र और मध्यांतर, उसके बाद ग्रहणी। नेक्स्ट देखिए 252 में कह रहा, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम फॉस्फेट को विनियमित करता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित, यानी कि विनियमित मतलब नियंत्रण करता है। तो क्या हो जाएगा, ग्लूकैगॉन होगा, वृद्धिकर हार्मोन होगा, पराप्टू हार्मोन होगा और थायरोक्सिन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का काफ़ी अच्छा जवाब है, वह पराप्टू हार्मोन होगा। देखिए, पराप्टू हार्मोन की हम लोग चर्चा किए थे। अपटू ग्रंथि, जो अपटू ग्रंथि है ना, उस अपटू ग्रंथि में जो होगा उसमें आप देखेंगे कि जो क्या हो जाता है, यानी कि शंक्वाकार का आकृति है, उसमें से क्या होगा, अब मतलब अपटू ग्रंथि के पृष्ठ सतह पर धसी हुई 2 जोड़ी या 4 जोड़ी, 2 जोड़ी कहिए या फिर 4 अंडाकार लाल रंग की ग्रंथियां पाई जाती, लाल लाल रंग का। और ये मनुष्य में इसका भार मात्र 0.01 से 0.03 ग्राम होता है। इसके साथ साथ कई प्रकार की कोशिकाएं तथा रक्तपात्र भी इसमें जुड़े होंगे लाल लाल रंग का। अब ये ग्रंथियां क्या होती है, पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन को स्त्रावित करती है। देखिए ऑप्शन में है, नहीं है। तो पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन का स्त्रावित करती है, और यह हार्मोन, पैराथॉर्मोन हार्मोन, विटामिन डी के साथ क्या करके मिल के कैल्शियम का निर्माण करती है। तो वही होता है पैराथॉर्मोन, जो कभी कभी कैल्शियम की मात्रा अधिक निर्माण हो जाता है तो हड्डियाँ गल कर कमज़ोर होने लगती है ना। वह भी हम लोग पढ़े थे कि जब हड्डियाँ कमज़ोर हो रही थी तो उसके लिए कौन सा होता था जो परीक्षण किया जाता था जिससे पता चलता था। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइए कि वो कौन सा परीक्षण था जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होने पर वो क्या क्या था, उसे मापा जाता था। फिर एक और विधि भी हम लोग देखे थे, कौन सा विधि हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हड्डियाँ का आयतन को अगर देखना हो तो उसमें कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता, वो सभी को हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो याद करिए, वो BMD था, है ना, BMD था। तो हम लोग को ध्यान में आ गया, BMD था, जिससे क्या हो रहा था, बोन मिनरल डेंसिटी था, जिसमें टेस्ट हड्डियों के मजबूती को जांचने के लिए किया जाता। एक डेक्सा था, डेक्सा के द्वारा क्या किया जाता था,
जो डेक्सा था उसमें उसके घनत्व को देखा जाता था। ये था हम लोग। तो प्राप्टो ग्रंथि हो जाएगा, वही हो जाएगा कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करती, नियंत्रण करती है। थायरॉक्सिन की चर्चा हम लोग कर लिए, जो थायराइड है, थायराइड में जो 3 हार्मोन निकलता है वो एक क्या था, एक थायरॉक्सिन हार्मोन था और क्या था, और थायरॉक्सिन हार्मोन के अलावा एक और था ना, देखिए नाम भूल गए, हाँ ट्राई आइथो डायोसिन था, T3 था, और एक था पेप्टाइड हार्मोन। चलिए नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे 253 में, मानव शरीर में निम्नलिखित में भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। यानी देखिए जो शुक्राणु हो गया यानी स्पर्म हो गया, वो डिंब को फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वह यूट्रस में होता है। यूट्रस में क्या, यूट्रस में अभी हम लोग चर्चा किए कि इस तरह से यूट्रस का भाग होता है ना। सबसे ऊपरी भाग को फेटस फंडस कहते हैं, है ना। जो फंडस होता है वो क्या होता है, जो फंडस होता है वह जुड़ा होता है फैलोपियन ट्यूब से, और इस फैलोपियन ट्यूब में ओवियम होते हैं और इसी में फर्टिलाइजेशन होता है। और इसी ओवियम जो क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिंब वाहिनी नलिका, फैलोपियन ट्यूब, और यही फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। कोई कोई लोग का भ्रम होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है यूट्रस में होता है, यूट्रस में नहीं होता है, वो क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे अंडाणु होता है। फैलोपियन ट्यूब के लास्ट में अंडाणु ओव्यूम यहीं से होता है, यहीं से ओव्यूम निकलता है। यहीं पे स्पर्म आएगा, लगभग एक बार में जब स्पर्म निकलता है तो 30 से 40 करोड़ स्पर्म रहता है, उसमें से कुछ ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए काफ़ी है। फिर वो क्या हो जाता है, माइटोसिस विधि के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा उसका निर्माण होता है। फिर आप देखेंगे जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद फिर वो फेटस कहलाएगा। वो चर्चा आगे प्रश्न ये भी देखने को मिलेगा कि एम्ब्रियो क्या होता है, फेटस क्या होता है। तो 10 सप्ताह के ऊपर वाले जो होते हैं भ्रूण होते हैं उसको फेटस कहते हैं, उससे पहले वाले को भ्रूण कहते हैं। तो डिंब वाहिनी नलिका हो जाएगा। गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है, गर्भाशय का यूट्रस के 3 भाग, सबसे ऊपरी भाग को फंडस कहते हैं, फंडस के बीच वाला हेलो भाग को हेलो कैविटी कहते हैं, और सबसे अंतिम पतला भाग को क्या सेविक्स कहते हैं, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा होता है। इसी गर्भाशय ग्रीवा में गर्भाशय नाल भी होता है, इसके गर्भाशय का निचला भाग भी कहते हैं, सबसे ऊपरी भाग फंडस होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे 253 के बाद 254 में चलेंगे। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगमन और उल्टी के नियामक केंद्र है, क्या ना, निगरन और उल्टी, है ना, वो उसके लिए होता मेडुला ऑब्लिगेंडा। अब आपके माइंड में प्रश्न हो रहा होगा कि मेडुला ऑब्लिगेंडा क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, जो मेडुला ऑब्लिगेंडा होता है उसका क्या स्थिति रहता है। तो देखिए जो मेडुला ऑब्लिगेंडा होता है वह कहाँ पाया जाता है, पहले आपको ये समझना होगा, वह पाया जाता है पश्च मस्तिष्क में। अब ये पश्च मस्तिष्क क्या है, देखिए मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग, पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, और दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में है, जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं, है ना, जिसको सेरिबेलम भी कहते हैं, और दूसरा होगा पॉन्स बेरोलाई। पॉन्स बेरोलाई वही होगा अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क के बीच का कड़ी होगा पॉन्स, जिसको पॉन्स बेरोलाई कहते हैं। देखिए पॉन्स है ना, यही पॉन्स बेरोलाई। और तीसरा ओब्लो मेडुला ऑब्लिगेंडा होगा, जो मानव मस्तिष्क के पीछे के बेलनाकार भाग होता है, जो मानव मस्तिष्क के पिछले सिरे से प्रारंभ होकर तंत्रिका तंत्र यानी कि जो मेरुरज्जु होता है ना, उसमें सूचनाओं भेजने में इसका महत्वपूर्ण मेडुला ऑब्लिगेंडा का होता है। तो ये क्या है, यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। अब ये अनुमस्तिष्क क्या है, तो अनुमस्तिष्क तो हम लोग चर्चा किए, पश्च मस्तिष्क का पहला भाग, दूसरा पॉन्स और तीसरा मेडुला ऑब्लिगेंडा। प्रमस्तिष्क क्या, प्रमस्तिष्क है अग्र मस्तिष्क का भाग। अब अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। एक ग्रहण पिंड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री लोब कहते हैं। यही ग्रहण पिंड जो होता है, जो अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये कुत्तों में ज़्यादा पाया जाता है, जो सूंघने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, सूंघने की मतलब उस संवेदना को बढ़ाता है ना। तो उसके बाद दूसरा प्रमस्तिष्क हुआ, तीसरा डायनसेफ्लॉन होता है। जो डाइएन्सेफिलॉन होता है उसी में थैलमस पढ़ेंगे, थैलमस हाइपोथैलमस इसी में अवस्थित होगा उसकी। चलिए तो ये हम लोग मेडुला ऑब्लिगेंडा के बारे में जाने, जो निगरानी और उल्टी का नियमन केंद्र होता है, जो क्या है पश्च मस्तिष्क का भाग है। पश्च मस्तिष्क को 3 भागों में, अनुमस्तिष्क, पोंस और मेडुला ऑब्लिगेंडा। यही मेडुला ऑब्लिगेंडा जो होता है वह क्या है, तंत्रिका गुहा के आंतरिक भाग होते हुए रीढ़ की हड्डियों तक विस्तृत होता है, और इसके द्वारा मस्तिष्क से मेरुरज्जु जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, सूचनाओं का संचालन किया जाता है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट 255 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए किस एक की उत्पत्ति, लाइपेज बिल्कुल नहीं। लाइपेज कहाँ बन रहा था, सोचिए थोड़ा, अंगनाशय में, एमाइलेज, लाइपेज और ये ट्रिप्सिन। श्लेष्मा कहाँ हो रहा था, वह अमाशय में बन रहा था। तो ये अंगनाशय में, और ये श्लेष्मा क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा था, यानी कि अमाशय को बचा रहा था, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उस अम्ल से नुकसान के लिए ये श्लेष्मा चिकनादार पदार्थ हो रहा था।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो कौन छोड़ रहा था, ये HCl छोड़ रहा था। उत्पत्ति किसकी करता है, यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा, यूरिया के करता है। और आपको पता होगा इसलिए मूत्र को ज़्यादा देर तक नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो जाता है कि अमोनिया, जब अमोनिया से क्या होता है यूरिया में परिवर्तन होता है, फिर ये ज़्यादा देर तक रहने से फिर से ये अमोनिया में कन्वर्ट होने लगता है, जो शरीर के लिए हानिकारक है, जो विषाक्त पदार्थ है। 256 में देखिएगा, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। करा पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन क्या है, सोचिए थोड़ा सा। ट्रिप्सिन क्या था, याद करें। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है, जो प्रोटीन को क्या करता है, पाचन करता है, यह भी एंजाइम है। टायोलिन क्या, टायोलिन भी एंजाइम है, जो मंड को शर्करा में परिवर्तन करता है। पेप्सिन क्या है, यह पेप्सिन, याद करिए, पेप्सिन जो है पेप्सिनोजोन, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजोन पेप्सिन में HCl के द्वारा परिवर्तन हो रहा था, जो प्रोटीन के पाचन में आमाशय में योगदान था। तो यही है, जो गैस्ट्रिन है वह एंजाइम नहीं है। चलिए 256 हो गया था। अब 257 में हम लोग देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है। कौन सा शारीरिक अंग है जो श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। श्वसनी बिल्कुल लेता है। बोमेन सेम्पुट, याद करिए बोमेन सेम्पुट कहाँ था, थोड़ा सोचिए, इसकी चर्चा करते हैं। डायफ्राम बिल्कुल, श्वास नली, ये तीनों करता है। डायफ्राम क्या होता है, श्वसनी तो श्वास नली आपको समझ ही रहे होंगे, श्वसनी जहाँ श्वास ले रहे हैं, श्वास नली जहाँ से श्वास के द्वारा अंदर आ रहा है। अब डायफ्राम जो क्या होता है, वह फेफड़ा के नीचे होता है। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, जब सांस को लेते छोड़ते हैं, तो वो उसको क्या करता है, यानी कि विनियमित करने का काम करता है। इस तरह से होता है ना, ये हो गया आपका हृदय हो गया, तो यही डायफ्राम यहाँ पर होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा डायफ्राम के बारे में। तो इसकी जो अवस्थिति डायफ्राम की होती है वो कहाँ पर होती है, यानी कि कहिए यह जो बछिए गुहा का सबसे निचला भाग एक पट्टी ऐसा होता है, पट्टीनुमा होता है, ये हो गया ना, यहाँ वही होता है, पट्टी द्वारा होता है, इसे डायफ्राम कहते हैं, जो एक्सहेलेशन के दौरान संकुचित होता है। बोमुन सेम्पुट, ये याद करिए, बोमिन सेम्पुट क्या था, यह बोमिन सेम्पुट था नेफ्रॉन का भाग था। नेफ्रॉन क्या था, वह था जो वृक्क के अंदर की जो संरचनाएं थी, जिसके द्वारा फिल्टरेशन और रीएब्जॉर्बेशन, पुनर्अवशोषण हो रहा था, क्रिया हो रहा था, वहाँ पर इसके बोमिन सेम्पुट था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो सी लाइक स्ट्रक्चर था, बोमिन सेम्पुट था, जो समीपस्थ, जो क्या था, एक तरह से समीपस्थ था, फिर हेनलूप के आकार के था, यू आकार के था, फिर दूरस्थ था, जिसमें रीऑब्जर्वेशन हो रहा था। फिर यहाँ पर क्या था, ये ग्लू किसका गुच्छ था, जो छोटी छोटी नलिकाओं से बना हुआ था, जिसमें फिल्ट्रेशन हो रहा था। फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा था, क्या क्या निकल रहा था, जिसमें से हम लोगों ने देखा था फिल्ट्रेशन के थ्रू में ये क्या था, जल, ग्लूकोज और खनिज लवण था। पुनर्अवशोषण में हार्मोन था, पोषक तत्व था, ये सभी पुनर्अवशोषण हो रहा था, और खनिज लवण बाकी जो छन रहा था वह था यूरिया था और अन्य अवशिष्ट पदार्थ। तो यही बोमेन संपुट श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता, बाकी श्वसनी, डायफ्राम और श्वास नली तीनों लेता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है, देखिए आ गया प्रश्न। श्वसन का नियंत्रण यानी कि श्वसन एक क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, उसका नियंत्रण किसको करता है, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा करता है, अनुमस्तिष्क, घ्राण, प्राणी, अभी हम लोग चर्चा किए थे, थोड़ा सोचिए। घ्राण पाली है ना, घ्राण मंड जो हम लोग कर रहे थे, जो अग्र मस्तिष्क का भाग था, जो घ्राण मंड था, जो घ्राण मंड था, वह मुख्यतः किस में था, वह कुत्तों में जो संवेदना, सूंघने की क्षमता को बढ़ा रहा था। और दूसरा भाग क्या था इसका, प्रमस्तिष्क था। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। और तीसरा भाग इसका क्या था, डायनसेफ्लॉन था, डायनसेफ्लॉन के थैलमस हाइपोथैलेमस था। तो ये नहीं होगा। अब करा कि श्वसन के नियंत्रण को मस्तिष्क के किस भाग से किया जाए, अब मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, याद करिए मेड्यूला ऑब्लिगेंटा जो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्च। तो पश्च भाग का तीसरा भाग था। पश्च भाग में हम लोगों ने देखा था किस तरह से उसको 3 भागों में बांटा गया। अनुमस्तिष्क था, है ना, इसको सेरिबेलम हम लोग कह रहे थे। दूसरा था पॉन्स बेरोलाई, जो था अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क के बीच का मध्य का कड़ी था। मेडुला ऑब्लिगेंटा था, जो क्या था, सबसे अंतिम भाग मेडुला ऑब्लिगेंटा था, जिसके द्वारा क्या हो रहा था, मस्तिष्क से मेरुरज्जु के बीच सूचनाओं का संचालन किया जा रहा था। साथ में यह उल्टी और निगरण का भी क्या कर रहा था, निगरण का होता है वही जगाने की क्रिया होता है, वो उसका कंट्रोल कर रहा था। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि मस्तिष्क किस भाग से श्वसन, तो वही हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लिगेंटा ही हो जाएगा, जो श्वसन को भी नियंत्रण करता है। और अनुमस्तिष्क क्या है, तो अनुमस्तिष्क सेरिबेलम होता है, वही उसका पहला भाग किसका, पश्च मस्तिष्क का भाग, उसी को अनुमस्तिष्क कहते हैं। तो ये तीसरा भाग जो इसका होता हुआ क्या करता है, इसको नियंत्रण करने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया कि मेडुला ऑब्लिगेंटा का निगरण, उल्टी और साथ साथ में जो अनैच्छिक क्रियाओं में हम लोगों ने देखा मस्तिष्क क्या था, श्वसन के नियंत्रण में। 259 में देखिए, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रिया, संवेगात्मक का अर्थ ही होता है क्या होता है कि भावनात्मक स्थिति, भावनात्मक माने हर्ष, चिंता, डर, कठोर, ये सभी भावनात्मक स्थिति को। तो आपको पता होगा ऑप्शन में हाइपोथैलेमस,
थैलमस, प्रमस्तिष्क तनिका। आइए हम लोग अब जानते हैं थैलमस और हाइपोथैलमस। देखिए हाइपोथैलमस होता है वह जो क्या होता है, अब ये देखिए हाइपोथैलमस अग्र मस्तिष्क का भाग है। अब अग्र मस्तिष्क हम लोग देखें मस्तिष्क का 3 भाग, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र को 3 भाग, एक घ्राण पिंड, दूसरा प्रमस्तिष्क की कहिए, है ना, और ये तीसरा हो गया डायनसेफ्लॉन। तो डायनसेफ्लॉन के अंतर्गत में थैलमस ऑफ हाइपोथैलमस होता है। तो थैलमस ऊपर होता है, उसके नीचे हाइपोथैलमस होता है, उसी के नीचे फिर क्या होता है अब टू पीयूष ग्रंथियाँ होता है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ये हाइपोथैलमस क्या करता है, यह पीयूष ग्रंथि को क्या कहता है, यह बताता है, सूचना देता है कि आप इस हार्मोन को छोड़िए, यानी कि यह इसको कंट्रोल करने का काम करता है। और उसके बाद पीयूष ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथि तो खुद है ही है, और साथ में अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को विनियमन नियंत्रण करने का भी कार्य करता है। तो ये होता है इस तरह से। तो वह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, वह हाइपोथैलमस करेगा। संवेगात्मक का मतलब हम लोग देखें भावात्मक स्थिति। नेक्स्ट देखिए मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क किस लिए जिम्मेदार है, क्या सिर्फ सोचने के लिए कि हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए? देखिए इंटरनली तो सभी शामिल है, जैसे हृदय गति में हम लोग श्वसन में देखे थे किस तरह से उसके जो पश्च भाग हैं उसमें मेडुला ऑब्लिंगुला महत्वपूर्ण, लेकिन इन चारों में से सबसे उपयुक्त है शरीर के संतुलन के लिए, कि सिर्फ वह सोचने के लिए मजबूर नहीं, कि शरीर के अन्य भागों को संतुलन करने के लिए। संतुलन में हम लोगों ने देखा किस तरह से जो अर्ध गोलाकार 2 भाग होता है, उसमें से थैलमस और हाइपोथैलमस होता है, जिसके माध्यम से वो कंट्रोल करने का विभिन्न सूचनाएं, अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन, ये सभी का स्त्रावन करने का तो पर्याप्त आंसर है। शरीर के संतुलन के लिए उपयोग उसका किया जाता है, मस्तिष्क जिम्मेदार। हार्मोन का उदाहरण क्या है, देखिए हार्मोन कौन है, ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेप्सिन, साइटोसिन। देखिए एक ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। अब ऑक्सीटोसिन क्या होता है, कब स्त्रावन होता है, यह प्रसव के दौरान गर्भाशय के फैलने एवं सिकुड़ने को प्रेरित करता है, और स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्त्रावन को प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन। रेनिन क्या है, यह एक एंजाइम है जो दूध को पचाने के लिए उपयोग किया जाता है। साइटोसिनिन आपको पता ही होगा, याद करिए साइटोसिनिन, सोचिए थोड़ा, यह डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाला जो 4 न्यूक्लिक बेस था, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइनिन, जो बन रहा था बेस एक दूसरे से, है ना। साइटोसिन और कौन था, ग्वानिन, जो ट्रिपल बंधन के साथ, एडेनिन ग्वानिन डबल बंधन के साथ। तो इस तरह से साइटोसिन तो होगा नहीं, रेनिन होगा नहीं, पेप्रिन होगा, तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ये हार्मोन है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। अब देखिए एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का अर्थ ही होता है, क्या होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, तो एंटी ड्यूरेटिक जो हार्मोन होता है वह कहिए वैसोप्रोटीन हार्मोन होता है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन मुख्यतः जो होता है वह क्या होता है, मतलब कहिए कि मस्तिष्क के द्वारा एक क्षेत्र से किया जाता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित या बचाया जाता है, यानी कहिए कि कितना पानी उसको बचाना है, रखना है, वो उसको कंट्रोल करता है मुख्य रूप से, है ना। तो एंटी हार्मोन जो होता है वो हाइपोथैलेमस नामक मस्तिष्क के एक क्षेत्र द्वारा उसका किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैसोप्रेसन भी कहते हैं। तो वही ऑप्शन नंबर क्या है, वैसोप्रेसिन है, उसको हम लोग एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को भी कहते हैं। ये मुख्यतः शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखने, कम और अधिक करने की मात्रा को नियंत्रण करता है, इसे वैसोप्रेसिन कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन के बारे में तो हम लोग देख ही लिए, क्या था ऑक्सीटोसिन, ऊपर चर्चा जो हुई थी, हार्मोन था जो प्रसव के दौरान क्या हो रहा था, गर्भाशय को फैलने और सिकुड़ने में प्रेरित कर रहा था तथा स्तन ग्रंथियों से दूध के उत्पादन में। नेक्स्ट देखिए, हाँ एक देखिए एक और है, सी भी देख लीजिए, ACTH। अब देखिए ACTH क्या है, ACTH एक है एड्रेनोकार्टियो कॉर्टोपिक हार्मोन है। इसका जो काम होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से बनने वाला एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, जो बाहरी क्षेत्र की गतिविधि को नियंत्रण करता है, जैसे तनाव, ग्लूकोज की कमी, चोट लगना, या अन्य भागों में ACTH काम करता है। नेक्स्ट देखिए, 2 गैमीट के विलय से एक कोशिका संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में बलोस्टा, गैस्ट्रला, जाइगोट और फीटस, सभी को हम लोग देखेंगे। देखिए दो गैमीट जो होता है मुख्यतः एक स्पर्म और एक ओव्यूम। स्पर्म हो गया नर से, ओव्यूम हो गया मादा से। स्पर्म का मतलब शुक्राणु, ओव्यूम का मतलब अंडाणु। तो जो जब मिलता है तो एक क्या होता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है, और यही जाइगोट फिर क्या हो जाता है, एम्ब्रियो में परिवर्तन हो जाता है। तो ये स्थिति है, तो ये होता है जो 2 गैमीट जब मिलता है, ओव्यूम स्पर्म मान लेते हैं, तो उस स्थिति में जाइगोट बनता है। और यह भी आपको समझना होगा कि जाइगोट का जो स्थिति होता है वह क्या हो जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें जब डेवलप होता है तो क्या बन जाता है, वह बन जाता है क्या बोलेगा उसको, ये एम्ब्रियो, भ्रूण बन जाता है। तो ये होगा, तो जाइगोट हो जाएगा इसका। अब ऑप्शन में बचा ब्लास्टूला क्या है, गैस्ट्रोला क्या है। देखिए जो ब्लास्टूला और गैस्ट्रोलेला है, यह क्या है, एक जो मतलब जो जानवर है, जो कहिए कि जानवरों के भ्रूण के विकास के 2 चरण हैं। कौन, ब्लास्टूला और गैस्ट्रोलेला। जो जानवर होता है उसमें जो भ्रूण का विकास होता है, जो पहला चरण होता है वो क्या होता है,
ब्लास्टुला होता है। ब्लास्टुला में क्या होता है कि एक गोलाकार सेल होता है और उस वह सेल में तरल पदार्थ होता है। वही तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोकोल कहते हैं, और जो बाहर जो क्षेत्र से घिरा हुआ था उसको ब्लास्टोडर्म कहते हैं। तो पहला भाग एक सेल होता है ब्लास्टुला, और फिर वही उसका जो अगला भाग होता है गैस्ट्रोला में 2 या 3 सेल परतों के साथ यह क्या होता है, परिपक्व भ्रूण होता है। तो ध्यान में रखिएगा बोलेस्टेला गैस्ट्रोला क्या है, यह जानवरों के जो भ्रूण के विकास के क्या है 2 चरण है। पहला चरण ब्लास्टुला, दूसरा गैस्ट्रोला। फीटस क्या है, देखिए फीटस क्या है, समझिए थोड़ा सा अर्थ। अभी हम लोगों ने समझा कि 2 गैमोट के मिलने से जो स्पर्म एवं से जाइगोट का निर्माण हो रहा था। अब क्या हो जाता है कि अंडाणु के निषेचित से 10 सप्ताह तक की अवधि को क्या कहते हैं, जाइगोट को भ्रूण कहते हैं। जो 10 सप्ताह तक जो निषेचन होता है उसको हम लोग उस जाइगोट को भ्रूण कहते हैं, और 10 सप्ताह के बाद जो विकसित संरचना होती है उसे हम लोग फीटस यानी गर्भ कहते हैं। तो यही ध्यान में रखिएगा, 10 सप्ताह से पहले की जो क्या हो जाता है, निषेचित होता है अंडाणु के जो निषेचन होता है उसे हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं, और 10 सप्ताह के बाद को फीटस कहते हैं। तो ये था हम लोग का 264 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब सही हमें चुनना है। यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, यूरिया बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने देखा था कि जो यूरिया है वह मुख्यतः क्या हो रहा था, वह यकृत में उत्पन्न हो रहा था। तो ये थोड़ा पर्याप्त लग रहा है। यूरिया रुधिर में उत्पन्न होता है, बिल्कुल नहीं। यूरिया मंड के पाचन, बिल्कुल नहीं। यूरिया फेफड़े और वृक्क में उत्पन्न होता है, बिल्कुल नहीं, फेफड़े में तो नहीं होता। तो यूरिया क्या हो जाता, वृक्क में ही उत्पन्न होता है। उसके बाद हम लोग देखें किस तरह से फिल्ट्रेशन के द्वारा जो पोषक तत्व एवं अन्य खनिज लवण जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं, जब किडनी में आते हैं तो उस नेफ्रॉन में से बोमेन सैम्पुट के द्वारा रीएब्जॉर्बेशन पुनर्अवशोषण हो जाते हैं। बाकी जो शेष यूरिया और अन्य अपशिष्ट जो हानिकारक विषैले पदार्थ होते हैं वो छनकर मूत्र नली के द्वारा मूत्राशय से बाहर निकल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्त होगा। तो ये था मानव शरीर क्रिया हमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रश्न था जिसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ अध्ययन किया। अब हम लोग किसी अगले अध्याय में मिलते हैं। ये क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।